सबसे पहला सवाल दीपक रंजन जी आपसे है, ऐसा क्या हो गया है कि आपकी पार्टी अचानक से घेरे में आ गई? पहले तो आपके सहयोगियों ने सवाल उठा दिया और अब स्थिति यह हो गई है कि आपको अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए खासा मशक्कत करना पड़ेगा। पल्लवी पटेल नाराज, साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो खुली चिट्ठी लिख दी, क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर लोकतंत्र है और समाजवादी पार्टी में हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। देखिए हम लोग भी शादी ब्याह में जाते हैं और अभिषेक जी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर के सांसद तक हम लोग के साथ कहीं ना कहीं टकरार हो जाती है और वो लोग बंद जबान में अपना ऐसी पीड़ा, अपनी ऐसा दर्द अपना बयां करते हैं। तो समाजवादी पार्टी में जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी बात कही है और उनकी बात को संज्ञान में भी लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मिल बैठ करके सारी जो भी दिक्कतें हैं सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और देखिए रहा सवाल, अभी तो राज्यसभा का चुनाव है, समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता इस टाइम राज्यसभा के चुनाव में लगे हुए हैं और मैं नहीं समझता कि उसमें पल्लवी पटेल जी चूंकि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को अपना भाई मानती हैं, उनको राखी बांधती हैं और बहन होने का पूरा दायित्व निभाएंगी, वो पूरा कर्तव्य निभाएंगी वो, और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी। नहीं तो आखिर पीडीए जो कि मूल मंत्र है समाजवादी पार्टी का, उसी पर उन्होंने सीधा हमला किया। कौन सा ये पीडीए है जब आप में पी दिख ही नहीं रहा है, ए दिख ही नहीं रहा आपकी सूची में? तो उन्होंने जो सवाल भी उठाए वो तो बुनियादी सवाल है ना, और आपकी पार्टी के अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को देख लें तो उनके बातों का समर्थन करते हुए आपके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा ना कि अभी पूर्व में भी जो चुनाव है उसमें भी आपने देखा होगा, या समाजवादी पार्टी ने जो 16 प्रत्याशी दिए हैं उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से पीडीए का उसमें बोलबाला है। तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से पीडीए से अलग है या कहीं वो है, लेकिन आगे भी अभी चुनाव होने, अभी विधान परिषद के चुनाव भी होना अभिषेक जी, उसके बाद फिर राज्यसभा का चुनाव आना है। और देखिए राज्यसभा में ऐसे लोग भी चाहिए जो सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए की आवाज उठाए और पीडीए का हक कहां से उनको दिलाया जाए। और ऐसे हमारे रिटायर्ड मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन जी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी के जब वो मुख्य सचिव थे या समाजवादी पार्टी में जब वो अच्छे पद पे थे तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी या पीडीए को लेकर के या आम जनमानस को लेकर के किस तरीके से उन्होंने काम किया था। चाहे आप डेवलपमेंट के काम को ले लीजिए, तो मैं समझता हूँ। और रहा सवाल देखिए जया बच्चन जी का, जया बच्चन जी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती है और उन जैसे वो पहले भी चूंकि पूर्व में भी राज्यसभा रही हैं, इसलिए उनका भी हक बनता था। और हाँ सवाल देखिए रामजी लाल जी का दलित चेहरा है, हक बनता था। जो बात आपने कही ना, इसी पे तो सारा विवाद है जी। ये 5वीं बार कहां से हक बनता था? क्या पार्टी में दूसरे कार्यकर्ता, दूसरे नेता नहीं है? 5वीं बार लगातार उनको दिया जा रहा है, इस पर ही तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं ना आपकी पार्टी के भीतर। देखिए समाजवादी पार्टी मेरिट के आधार पे और पूर्व में उनके समाजवादी पार्टी में राज्यसभा में उनके स्पीचेस को लेकर के और समाजवादी पार्टी और जनहित की आवाज को उठाते हुए कभी भी आप उनका राज्यसभा में उनकी स्पीच उठा करके देख लीजिए, हमेशा उसमें पीडीए की बात उन्होंने की, जनमानस की बात उन्होंने की, उत्तर प्रदेश के कल्याण की उन्होंने बात की, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। उन्हीं सब चीजों को आधार बनाते हुए एक बार पुनः उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जब बात चल ही रही है तो पल्लवी पटेल का तो मामला, चलिए आपने बहन और तमाम भावनात्मक लाइन ले ली। ये बताइए कि ये जो जब सवाल आया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, तो उसके बाद फिर राम गोविंद जी ने एक चिट्ठी लिख दी, राम गोविंद चौधरी ने एक चिट्ठी लिख दी स्वामी प्रसाद का समर्थन करते हुए। तो आपका एक पूर्व मंत्री आपके जो है वो उनको कुछ कह रहे हैं, दूसरा उनकी बात को सुनने की बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र तो ठीक है, लेकिन चुनावी साल में संदेश क्या है? देखिए आपने देखा होगा कि चुनाव के समय में ऐसी चीजें बहुत से लोग कहते हैं और बहुत से लोगों से बहुत सी चीजें कहलवाई जाती हैं। अब इसके पीछे कौन है? रहा सवाल देखिए, इन्होंने अपने महासचिव पद से, राष्ट्रीय महासचिव पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। और आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी ने यही कहा कि इनके पूर्व के इतिहास को, इनके पूर्व के कामों को और पीडीए की बात इन्होंने की है, लिहाजा इनका इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। तो निश्चित रूप से उस पर जो है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी गौर कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या पल्लवी पटेल जी हों, ये लोग पूरी तरीके से पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी के साथ। यानी कि आपका मानना है कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, हमारे साथ अनिल दुबे जी हैं।
अनिल जी, अचानक से जो लगातार आप लोग कहते रहे कि हम लोग इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन का सबसे अहम पार्ट हैं, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप लोग पलट गए और आप लोग एनडीए की तरफ चले आए? देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने एकदम से ये फैसला लिया, पार्टी के विधायकों से, पार्टी के नेताओं से, पार्टी के प्रमुख लोगों से सबसे राय लेने के बाद एकदम से उन्होंने फैसला लिया। और फैसला लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम एनडीए में जा रहे हैं। तुरंत का फैसला है और उस समय लिया जब बरसों से राष्ट्रीय लोकदल के लोग, देश के करोड़ों करोड़ों किसान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समाज के कमजोर तबके के लोग, सभी लोग मांग करते चले आ रहे थे कि किसानों के मसीहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। तो खाली भारत रत्न एक वजह है रिवर्स गियर में आने की? नहीं, रिवर्स गियर में मैंने कहा ना कि एकदम से अचानक फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया कि हम एनडीए की तरफ जाने का फैसला हम लोगों ने, सब लोगों ने बातचीत करके लिया। लेकिन ये तो एक आदमी का फैसला हुआ ना, मतलब इस फैसले फिर तो पूरी पार्टी सहमत नहीं रही। पार्टी से राय ली, पार्टी के विधायकों से राय ली, पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी से राय ली, सबसे उन्होंने बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया और उनके फैसले के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है। जो कुछ भी वो फैसला करेंगे और वो जो भी फैसला करना है, देखिए हमारी वचनबद्धता, हमारी प्रतिबद्धता इस देश के किसानों के साथ है, किसानों के मुद्दे के साथ है और हम अपने मुद्दे के साथ जा रहे हैं। जो हमने निर्णय लिया, किसान तो इस वक्त देखिए नाराज नहीं, तो हम हम उनके लिए और हरियाणा बॉर्डर घेर करके वो बैठे हुए हैं। उनके लिए वार्ता का रास्ता खुला हुआ है, उनके लिए वार्ता का रास्ता खुला हुआ है और हम लगातार इस बात का, हमारे नेतृत्व जो है वो इस बात का प्रयास कर रहा है कि किसानों की जो जायज मांगे हैं वो पूरी हो, उन पर जो है विचार। लेकिन सवाल यही है ना कि अचानक से रिवर्स गियर में आने पे किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं, अचानक से पता चलता है कि अचानक इसमें का, देखिए वो पार्टी के मुखिया हैं और उन्होंने राय ले ली, 9 विधायक हैं उनसे राय ले ली, राजस्थान में हमारा एक विधायक है उससे राय ले ली, हमारी राष्ट्रीय कमेटी से राय ले ली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से राय ले ली, हमारी प्रदेश पदाधिकारियों से राय ले ली। तो ये हमने जो उन्होंने निर्णय लिया वो सबसे राय के बाद में लिया और जब सबकी राय गई तो उसमें उन्होंने निर्णय ले लिया। उनके निर्णय पर कहीं कोई आप लोग थोड़ा भी असहज नहीं हुए? नहीं, हम असहज, हम अपने नेतृत्व के साथ हैं और हमारे नेतृत्व ने कहा कि हम अपने मुद्दों के साथ हैं, हम अपने मुद्दों से कोई समझौता न पहले हमने किया था, न करेंगे और न कभी किया। तो हम किसान के मुद्दे पर हैं, किसान की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निराकरण कराएंगे, उन पर कहीं हम कोई प्रश्न चिन्ह हमारे साथ नहीं लगने वाला। अनिल जी, बात ये हो रही है कि जैसे जब किसान आंदोलन का पहला चरण था तो चौधरी जयंत एकदम वहां मंच तक थे। आज 4 दिन हो गए, आंसू गैस सब छोड़ दिया गया, बयान एक भी नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं, हम रोज बोल रहे हैं। क्या मैं बाहर हूँ क्या पार्टी से? मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से मैं रोज बोल रहा हूँ, आपके इस चैनल पर बैठ करके बोल रहा हूँ और किसानों की मांगों पर पार्टी पूरी तरीके से सरकार से चाहती है, सरकार से वार्ता कराने में लगी हुई है, वार्ता के रास्ते खुले हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि वो किसानों से बात करे और हम उस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की मांगे मानी जाए। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अगर सरकार और किसानों में समझौता नहीं होता है तो उस वक्त आपके पार्टी का स्टैंड फिर बदलेगा? नहीं, आप एकदम नेगेटिव क्यों चले जा रहे हैं? आप ये देखिए, जो पार्टी बरसों से इस देश के किसान नेता को किसी ने सम्मान देने का काम नहीं किया, राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के नेता ने खड़े होकर के चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान का विरोध करने का काम किया। आप इतने वर्षों तक जो है आपने उस सम्मान को नहीं किया। को तो प्रधानमंत्री कांग्रेस से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी बोल रहे थे तो उनको बोलने में किस तरह की टीका टिप्पणी की गई। तो आप ये देखिए कि जब वो किसानों की तरफ बढ़ रहे हैं, चौधरी साहब के सपनों का भारत वो बनाना चाहते हैं, चौधरी साहब के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो हमने ये जाने का फैसला लिया, अभी गए नहीं। लेकिन ये तो वही हुआ ना कि एक हाथ पुरस्कार ले, दूसरे हाथ आप एनडीए में आओ। यही बिहार में हुआ, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, नीतीश कुमार आ गए।
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, आप लोग एनडीए में आ गए, तो मतलब ये तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली सिचुएशन हो गई। चौधरी साहब मतलब इसको तो लोग ना इस तरीके देखिए अब से चौधरी साहब रत्न थे, चौधरी साहब पे को हैं, और चौधरी साहब को ये भारत रत्न बहुत पहले मिलना चाहिए था। चौधरी साहब के बारे में को रत्न देने में बहुत देरी हुई, ये कोई वो तो ठीक है, वहां तक सही है, लेकिन सिर्फ भारत रत्न मिल जाए इस वजह से आप एनडीए में आ जाएं, ये आपको कहीं से नहीं लगता है कि उससे आपको ये नहीं लगता कि ये चौधरी साहब की नीतियों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चौधरी साहब के सपनों की तरफ जा रहे हैं? तो अगर चौधरी साहब के सपने के लिए तो हम काम कर रहे हैं, हम देश के किसानों को, हम उत्तर प्रदेश के किसानों को अगर उनका हक मिल जाए उसको दिलाने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो इसमें गलत हम क्या कर रहे हैं? ये बात वही हुई ना, जैसे एक बयान आया था कुछ महीने पहले, चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, फिर तुरंत आया जैसे ही आया कि दिल जीत लिया। मतलब पॉलिटिकल एक जो क्रेडिबिलिटी है, आपको लगता नहीं है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि चौधरी साहब ने कहा ना कि विपक्ष कब किन मुद्दों पर क्या बात हुई थी। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी जो है बहुत टेम्परेरी होती है, इसका कोई वो नहीं होता, मुद्दों पर आधारित है। आज हमें किसानों के मुद्दों की जरूरत है, किसानों को खुशहाल बनाने की जरूरत है, और अगर वो किसानों के खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं तो हमें अपने लोगों, हमारे लोगों की भी राय आएगी। कह रहे हैं जो बीजेपी इतने वर्षों तक किसान विरोधी रही, जिसको आप लोगों ने किसान विरोधी सरकार एकदम से उसको टैग कर दिया, वो अचानक से किसान नहीं, अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है, अगर वो किसानों के लिए काम करना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या दिक्कत है? आपसे सवाल है उत्कर्ष जी, आपने दोनों चीजें देख ली, एक स्टैंड किस तरीके से बदला, और दूसरा अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि अपनी पीडीए का बंटाधार खुद किया, ये सोशल मीडिया पे भी खूब चल रहा है, और ये पीडीए कहते कहते उन्होंने अपनी लिस्ट में उनको कोई पीडीए नहीं लिखा, और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना भी है जो कि दिखाई दे रही है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि क्या अखिलेश यादव को एक्चुअल में इसका कोई नुकसान हुआ है, या फिर जो चेहरे आए हैं वो चेहरे उन चेहरों के आने से अखिलेश यादव को फर्क उसका नहीं पड़ने वाला है? और दूसरा सवाल फिर इनसे जुड़ा है कि आप अब किस तरीके की स्थिति देखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत? देखिए अभिषेक जी, एक तो बात यह है कि जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इन्होंने पहले 16 अपने टिकट जो घोषित किए वो बिल्कुल पीडीए के लाइन पर टिकट थे। राज्यसभा है, अब पीडीए की राजनीति करने का मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ वो पार्टी के ही किसी व्यक्ति ने समझाने की कोशिश की। तो सही बात है कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं और जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो अब तो हैं, मतलब कार्यकर्ताओं के भी हैं और सहयोगियों के भी हैं। इन लोगों ये है तर्क कि क्या अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति पीडीए का समर्थक नहीं हो सकता है या उसकी भावनाओं के साथ नहीं चल सकता है? अखिलेश जी तो एक बार अगड़े के लिए उन्होंने हरा शब्द इस्तेमाल किया, अगड़ा भी किया, और कई बार तो अखिलेश यादव की कैलकुलेशन देखिए, इन 3 जो आए हैं नाम, इसमें रामजीलाल सुमन को लेकर के तो बड़ा क्लियर है कि एक तो पुराने नेता है, दूसरा डी जो पीडीए का डी है उसकी नुमाइंदगी है, और तीसरा ये है कि फिरोजाबाद जो एक टाइम पे समाजवादी पार्टी की मजबूत जगह रही है, उसके स्थानीय समीकरणों को भी दुरुस्त करने की जरूरत थी, तो वहां पर मामला तो ठीक है। अब एक साथ 2 कायस्थ उम्मीदवार, जया बच्चन और आलोक रंजन, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने वाले लोगों के बीच में ये थोड़ा सा एक बात जरूर है कि अचानक एक ऐसी बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन डबल, जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की समर्थक लगातार पिछले 30 साल से है, हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है कि पल्लवी पटेल ने जिस आक्रामक तरीके से, देखिए सवाल उठाना एक अलग बात है, लेकिन आक्रामकता के साथ जब वो बोल रही हैं, इसका मतलब कि पर्दे के पीछे कहीं कुछ खेल है। ये भी माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल के इस पीड़ा के पीछे ये था कि वो चाहती थी कि उनकी माताजी राज्यसभा में जाएं, और वो नहीं हुआ, इसलिए वो अचानक, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि पर्दे के पीछे शायद पल्लवी पटेल के चैनल नहीं, तो इसको शुद्ध रूप से अखिलेश यादव की लॉयल्टी के साथ जोड़ा जाए कि जो लोग अखिलेश के बिल्कुल लॉयल हैं अभी तक, या तो सलाहकार के तौर पर, चीफ सेक्रेटरी के तौर पर जिस तरीके से आलोक रंजन का कार्यकाल रहा,
उसको उन्होंने एक तरीके से इनाम देने की कोशिश की है, जिस तरीके से जया बच्चन पार्टी के साथ, पार्टी के विचारों के साथ कमिटेड तौर पर रही, उसको देने की कोशिश की है, या आप इसको कास्ट रिप्रेजेंटेशन मान रहे हैं? नहीं, इसमें तीनों चीजें। देखिए, आलोक रंजन का जहां तक सवाल है, सिर्फ मुख्य सचिव पद तक का मामला नहीं है। मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद आलोक रंजन समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक के तौर पर काम कर रहे थे, और पिछले विधानसभा चुनाव में तो ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया वो आलोक रंजन ने तैयार किया। तो एक तो है, अब आलोक रंजन उस तरह के व्यक्ति नहीं है कि वो चुनावी राजनीति में जाएं, तो ऐसे ही लोगों के लिए राज्यसभा का रास्ता है। जया बच्चन के साथ भी, अब कायस्थ बिरादरी के साथ ये अचानक से आ गया है। हालांकि विधान परिषद के बीच में भी हमने देखा था कि अचानक आशुतोष सिन्हा को ले आए बनारस से, तो उस वक्त एक दबाव इस बिरादरी की तरफ से भी राजनीतिक दलों पे था, लेकिन शायद ये भाजपा के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है, उसके वो वोट बैंक को थोड़ा प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन ये कि कैलकुलेशन तो अखिलेश यादव ने जरूर कुछ किया होगा, और शायद वो कंपोजिशन, मुझे ये समझ में आ रहा है कि राज्यसभा में इस तरह की उपयोगिता वाले लोगों को और लोकसभा में के टिकट्स में ज्यादा भागीदारी पीडीए, तो ये पीडीए वाला जो सवाल आएगा ना, वो टिकट बंटवारे के साथ वो चाहते हैं कि हैंडल हो जाए, और राज्यसभा इससे अपने हिसाब से अपने लॉयल कर। चलिए, अब इनके सवाल पर आए दोबारा से आपको। उसके पहले दीपक जी, आपसे सवाल यही है कि तीसरा कैंडिडेट कौन है? अब तो तीसरे कैंडिडेट के लिए बड़ी लड़ाई हो गई ना, कि भाई तीसरा कोई नहीं बनना चाहेगा समाजवादी पार्टी से, क्योंकि बीजेपी भी अपना मसल तो पूरा फ्लेक्स करेगी, पूरी ताकत लगाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जया बच्चन तीसरा कैंडिडेट होंगी, आलोक रंजन होंगे, या फिर रामजी लाल सुमन होंगे? देखिए अभिषेक जी, जब ये चर्चाएं हो रही थी कि ये चुनाव जो अनअपोज हो जाएगा, उस टाइम भी हम लोग ये चीज मानते थे कि सत्ता दल जो है वो सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के दम पर अपना 8वां प्रत्याशी जरूर उतारेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार नहीं। वो खींचतान, अभी देखिए संख्या बल, हमें तो सिर्फ एक विधायक की आवश्यकता है, उनको तो हम समझते हैं कि मोर देन 8 विधायक की आवश्यकता है। तो उन्होंने अगर उतारा है तो देखिए सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए उतारा है, और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर है, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, और मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी में कोई दूसरे तीसरे पहले, तीनों बराबर हैं, और तीनों के तीनों देखिए चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अभी हमारे आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी की बात हो रही थी। जयंत चौधरी जी देखिए बहुत सुलझे बड़े परिपक्व नेता हैं, और बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, और मुझे अभी भी संशय है, मैं आपके डिबेट में आपके चैनल पे मैं बैठ करके मैं कहना चाहता हूं, मुझे अभी भी संशय है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी कहीं अलग जाएंगे या सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 700 मोर देन 700 किसानों की उन्होंने शहादत देखी है। लेकिन उन्होंने तो ऐलान कर दिया ना, उन्होंने तो कह दिया, औपचारिक तौर पे कह दिया कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। अब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, वो चोरनी थोड़ी ना, मैं तो नहीं समझता कि वो चोरनी है कि जो पलट जाएगी, ये आपने भी कहा और हम लोग ने आदरणीय, ये उनका बयान था इसलिए मैंने उसको कोट किया था। बयान था, वो अपने बयान पे काम, हमारे बड़े भाई जाएंगे, वो तो जा चुके हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल दुबे जी बैठे हैं, वो बता दें क्या चोरनी है वो? जयंत चौधरी जी चोरनी है? बोलिए भाई, आप ही बताइए। आप जयंत चौधरी जी कतई नहीं पलटेंगे, और मुझे पूरी तरीके से अब तो पलट गए ना। एक मिनट, अब आपने जब सवाल किया तो इनसे जवाब ले लेते हैं। अब तो पलट गए कि अभी भी कोई संशय है? उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों से राय लेकर फैसला कर लिया है कि हम एनडीए में जाने का, हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया है, लेकिन अभी गए नहीं है, अभी तो जाना है। सब लोगों की राय उन्होंने ले ली, सब पार्टी की राय ये है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है। ठीक है, तो तय तो हो गया ना कि एनडीए जा रहा है। ये जो बात दीपक जी कह रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता, ये मुद्दे पर आधारित बातें होती हैं। उस समय किसी दूसरे मुद्दे पर वो कही हुई बात को जगह जगह फिट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस मुद्दे पे तो सपा घेरती रहेगी आपको, जिस दिन आप औपचारिक तौर पर चले। इसी मुद्दे पर पूछा गया था, यही सवाल पूछा था पत्रकारों ने कि आप क्या, आपके जाने की चर्चा है, आप जाएंगे? उन्होंने उत्कर्ष जी, उनके बात को आप सुनिए भी, उन्होंने कहा कि विपक्ष में रह के विपक्ष की कही हुई बातें भूल भी जानी चाहिए। उसका बाद जब हम विपक्ष में थे तो हमने किन मुद्दों पर लेकर के वो बात की, हर किस सवाल पर वो हमने जवाब दिया, वो सवाल भी तो आना चाहिए। लेकिन किस सवाल पर हमने जवाब दिया? असहज हो रहे हैं इस सवाल? नहीं, हम असहज नहीं है। देखिए, हम असहज नहीं है। देखिए उत्कर्ष जी, हम असहज इसलिए नहीं हो सकते कि हम कोई अपने मुद्दे छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। हम किसानों को उनका एमएसपी दिलाना चाहते हैं, हम
किसानों को की आमदनी बढ़वाना चाहते हैं, हम किसानों का उत्थान चाहते हैं। हम उन सारे मुद्दों को लेकर के गए हैं और उन पर काम करेंगे। जब हम जाएंगे तो हम किसान के मुद्दे जो है लेकर के जाएंगे। और हाँ, अन्यथा मैं किसान को नहीं छोड़ने वाला हूं, हम किसान के साथ थे, हैं, रहेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि 10 साल की सरकार में, 10 साल की केंद्र सरकार में किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए। ना एमएसपी बढ़ा, ना आमदनी दुगनी हुई, बहुत सारी चीजें हुई और चौधरी जयंत अपनी पार्टी के साथ सरकार के खिलाफ खड़े रहे, किसानों के पक्ष में खड़े रहे। अब ऐसा क्या हो गया है एक भारत रत्न के संकेत के अलावा कि ऐसा लग रहा है कि जो काम इस मोदी सरकार ने 10 साल में नहीं किया वह चुनाव के आते ही कर देगी। देखिए, ये प्रश्न है लोगों के, हम लोग तो माध्यम है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर वो इतिहास भी आता है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी हमने चौधरी अजीत सिंह को भी देखा है, चौधरी चरण सिंह जी को तो नहीं देखा, लेकिन चौधरी अजीत सिंह को देखा। उन्होंने भी इन्हीं आधारों के ऊपर समय समय पर यूपीए और एनडीए की यात्रा की। जयंत चौधरी जब से संभाले पार्टी तब से वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाले थे और कई बार ये भी चर्चा हो रही थी कि शायद वो चौधरी अजीत जैसे फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन अब फिर वो चीज आ गई। तो इन सवालों का जवाब आप इस लाइन पर खाली कि हम किसानों के हित पे समझौता नहीं करेंगे, तो ये तो ठीक बात है, वो तो आपका इतिहास नहीं है समझौता करने का। लेकिन जो काम 10 साल आंदोलन आपने जिसके साथ किया वो कौन सी वजह है कि वो आ जाए? आप आंदोलन का असर नहीं देख रहे? क्या हो गया? नहीं, हमने आंदोलन जो 10 वर्षों में नहीं हुआ, देश के किसान मसीहा को किसी ने सम्मानित करने का काम नहीं किया, ना पहले ना इन 10 वर्षों में। आज वो शुरुआत तो हुई है। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि हम चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। इसका मतलब अगर चौधरी साहब के सपनों के लिए ही हमारी पार्टी काम कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम बनाना चाहते हैं, तो अगर हमने ये फैसला ले लिया तो हमने गलत क्या कर? आपसे एक सवाल करेंगे दीपक। नहीं, अगर हमने ये फैसला ले लिया तो हमने गलत क्या किया? हम चौधरी साहब के सपनों पर ही तो हम काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के सपनों को तो पूरा करना चाहते हैं। और उन्होंने हमसे कहा कि हम आपके सपन चौधरी साहब के सपनों पर काम करना चाहते हैं। देखिए अनिल भाई, हमारे आरएलडी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह साहब भारत रत्न डिजर्व करते थे और समाजवादी पार्टी ने भी समय समय पर मांग उठाई है कि आदरणीय चौधरी साहब को जो है, चौधरी चरण सिंह साहब को जो है वो भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन अभी आपने एक अच्छी बात कही कि आप किसान के साथ हैं, किसान आंदोलन को आप खत्म करना चाहते हैं, उनको एमएसपी उनकी आय दुगनी करना चाहते हैं। जितने किसानों की 700 से मोर देन 700 किसानों से ज्यादा की जो शहादत हुई उनको आप मुआवजा, उनके परिवार के लोगों को नौकरी आप दिलाना चाहते हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी के ऊपर किसान आंदोलन के तहत हाथरस में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से होने का, सारी चीजें आप भूल जाइए, मैं भी भूल जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे इतना जोर कहना चाहता हूं, आपने कहा कि आज आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, सत्ता पक्ष के साथ रह करके आप किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। मैं आपसे इतना जोर कहना चाहता हूं कि अभी आपने जैसा ही कहा कि अभी आपकी एनडीए में ज्वाइनिंग नहीं हुई, आप एनडीए के सामने एक शर्त रख दीजिए कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाएगी आरएलडी जो है वो एनडीए में नहीं जाएगी। ये बात हम क्या आपसे पूछ करके रखेंगे? अरे हमने रखी है। अरे आप सत्ता, मैं विपक्ष के, मैं किसानों की आवाज, मैं किसान हमारे साथ, हम किसानों के साथ हम जब जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के सम्मान में पहुंचे थे आदरणीय जयंत चौधरी जी, तो क्या उनको उनका हक मिल गया? और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों के ऊपर थार गाड़ी चली थी, आज भी अजय मिश्रा टेनी जो है केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो 2-4 काम करके तो दिखाएं। हम सारी पिछली बातें भूल जाएंगे। उन्होंने अभी तो हम गए नहीं, तो भाई तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं, तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भैया, मैं वही बात तो देखिए, वही बात तो कह रहा हूं आपको, मैं कह तो यही बात रहा हूं। एक चीज देखिए, पीडीएफ फॉरवर्ड एक बात मैं कहता हूं, पीडीएफ फॉरवर्ड की हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, इस टाइम पीडीए वर्सेस फॉरवर्ड वर्सेस सारी चीजें हो रही हैं। और समाजवादी पार्टी ने जिनको भी राज्यसभा भेज रही है, तीनों लोगों को, इन तीनों लोगों को जाति विषय से ना जोड़ करके देखा जाए। आपको शायद याद होगा, स्वामी विवेकानंद
सवर्ण जात से थे, अब किस जात से थे वो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको शिकागो में पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने, देखिए अखिलेश यादव ने पीडीए की ही बात अभिषेक जी, पीडीए कोई मूल मंत्र बनाया है, बिल्कुल वो हमारा मूल मंत्र रहेगा, वो आज हमारा मूल मंत्र। मैं ये कहना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो में इसलिए नहीं बोलने दिया गया था क्योंकि उनको शूद्र कहा गया था, जबकि वो फॉरवर्ड जाति से आते थे, और उन्होंने बात रखी, उन्होंने उस टाइम से लेकर के आज तक। तो ऐसा नहीं जो पीडीए की लड़ाई लड़े सड़क से लेकर के सदन तक, अगर वो जा रहा है राज्यसभा और वहां पर अगर वो पीडीए की आवाज बुलंद कर रहा है, और अगर पीडीए को कहां से हक दिया जा सकता है, केंद्र सरकार से लड़ करके या जो भी सरकारें रहे या इंडिया ब्लॉक की सरकार 2024 के बाद बनती है, तो अगर वो मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, और मेरी बार बार मेरा आपसे यही निवेदन है, आप शायद हो सकता है असमंजस में आकर के बहुत सी चीजें नहीं बताएं, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है वो हम लोग को भी खबर है। इनके जितने विधायक हैं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे आदरणीय जयंत चौधरी जी से स्पष्ट कहा है कि किस मुंह से हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, किसानों को हम क्या बताएंगे। इसका बताइए कि आपके विधायक दल की बैठक की खबरें उनके पास है, हमारे विधायक दल अब किस मुंह से जाएंगे, बोल रहे थे तो हमने कहा अब वो देखो पीडीए पे तो बोल नहीं पा रहे, जहां उनको बोलना चाहिए उस पे बोल नहीं रहे। हम उनके साथ इतने वर्षों तक हमने काम किया है, 2019 में 2022 में उनके साथ रहे, तो हम उन बातों पर नहीं जाना चाहते, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि जो चीजें हम एक दूसरे के साथ काम किए हैं उस पर करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना मैं चाहता हूं कि कोई इस पर कोई वो हो। हम उनके साथ जा रहे हैं, और दीपक जी ने कुछ सवाल उठाए, जिन बातों को ये उठा चुके हैं, जिनको अभी ये कह दिया, उन सारी बातों के साथ मैंने पहले भी कहा कि वो चाहे किसानों के एमएसपी के मुद्दे हों, चाहे वो किसानों पे दर्ज मुकदमे हों, चाहे उनकी जो है उनको मुआवजे की बात हो, सब बातों की तरफ अचानक से ना, मैं हर मुद्दे अचानक से रिवर्स गियर में आना लोगों को अभी गले नहीं उतर रहा है, पच नहीं रहा। नहीं ठीक है, वो उतर जाएगा, सबके गले उतर जाएगा, और हमारे विधायकों ने इतना उग्र है और हमारे उन्होंने एक सवाल उठाया, हमारे 9 के 9 विधायक 9 विधायक चौधरी जयंत सिंह के एक एक निर्णय के साथ हैं। चौधरी जयंत सिंह जो कर दे, ये तो उन्होंने राय ले ली, जो स्याह सफेद करेंगे हमारी पूरी पार्टी जयंत जी को अधिकार दे चुकी है, उस पर कहीं कोई उंगली नहीं उठती। ये बताइए, अब तो राज्यसभा की पूरी गोटियां बिछ चुकी है, बीजेपी ने जब कैंडिडेट उतार दिया तो किसके दल को ज्यादा खतरा है? क्या आपको लग रहा है सपा टूटेगी, या आपको लगता है कि जयंत चौधरी के दल में के सेंधमारी होगी? क्योंकि अखिलेश यादव को भी सेंधमारी तो करनी पड़ सकती है, उनको एक ही विधायक लेना हो, 2 ही 3 4 5 जो भी विधायक लेने हो, उनके पास जो उनके लोग दूसरे दलों में हैं, खास करके 4 विधायक आरएलडी में, 3 विधायक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ। तो अब इन्होंने जब लोगों ने चर्चा कर दी है कि एकदम से इंटैक्ट है और उन्होंने पूछ करके किया है और बता करके किया है, आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? और किसकी पार्टी ज्यादा वल्नरेबल है सब? देखिए, वल्नरेबिलिटी तो इस वक्त ये ठीक बात है कि अनिल भाई अपनी पार्टी के एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत संकट है, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो एक फार्मूला लगा था कि कई जगह कैंडिडेट हमारा होगा सिंबल में। इनकी पार्टी से 3, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ आंकड़े सही, तो 3 अल्पसंख्यक विधायक हैं, मुस्लिम बिरादरी के आए हैं, और 2 हैं और गुलाम मोहम्मद और हाँ अशरफ अली, और वो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया था जाट और मुस्लिम के बीच में, जो टूटन हो गई थी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से, उसको लेके जयंत चौधरी ने बहुत काम किया था। तो वो वोटों को इस तरह से कैलकुलेट किया गया था, और उसकी सफलता सबने देखी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। अब ये संभावना, अच्छा मान लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी के लोग जो उस वक्त थे, उनमें से कितने समाजवादी पार्टी के लिए वफादार होते हैं और कितने आरएलडी के लिए वफादार होते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए ये बात कि जितने समाजवादी पार्टी के लोग आरएलडी के टिकट पे लड़े थे, अगर वो वापस आना चाहें तो दल बदल कानून से बाहर है फिलहाल। अच्छा, क्योंकि इसमें विप का कोई उल्लंघन नहीं, वो पार्टी छोड़ भी दे, वो पार्टी छोड़ भी देंगे अगर उसके पहले या होता है तो वो फिर वो सेफ रहेंगे, क्योंकि 2/3 से तो ज्यादा ही है।
तो ऐसी स्थिति में एक बात तो एक खतरा ही है। थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए, ऐसा कौन सा नियम कानून है? नहीं, दल बदल कानून की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी अपने आप पार्टी के कुछ विधायक अलग होना चाहते हैं तो उनकी एक संख्या है ना, वो तो एक संख्या है, तो वो आंकड़ों में ही आती है संख्या। ऐसी संख्या में अगर अखिलेश यादव कामयाब हो जाते हैं अपने उन लोगों को वापस कन्विंस करने में जो इनकी पार्टी के सिंबल पे है, तो पार्टी के लिए खतरा है, इसमें कोई दो राय आपको नहीं। लगता क्या है होगा? क्या आपको लगता है अखिलेश यादव कुछ वोट जो उनके लोग हैं वो उनके लिए कर पाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव को जरूरत पड़ेगी 3-4 विधायकों की वोटों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या वो कर पाएंगे? ये खतरा तो अखिलेश यादव पे भी हो सकता है उनके यहाँ डिफेक्शन ना हो, क्योंकि बीजेपी देखिए प्राइमा फेसी ये भले दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव को कम विधायक की जरूरत है और बीजेपी को ज्यादा, लेकिन बीजेपी अगर 8वां कैंडिडेट उतारी है तो इस वक्त की बीजेपी के रणनीतिकारों को देखते हुए इसको फ्लूक नहीं मानना चाहिए। कोई ना कोई कैलकुलेशन कहीं ना कहीं तो है उस संख्या बल के लिए। तो दूसरे का लाना और अपना बचाना, ये दोनों चुनौती है अखिलेश यादव के लिए। दीपक जी, कहां से आएंगे विधायक? इसलिए आप एक की बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा आपको गणित भी समझा देता हूं। 111 तीनों आपको जिताने के लिए चाहिए। आपके पास इस वक्त 108 है और 108 में अगर आप फिर कांग्रेस को जोड़े तो 10 हो जाएंगे, 110 हो जाते हैं। आपके 2 विधायक इस वक्त जेल में हैं और जेल से लाना नहीं आना ये बहुत कुछ निर्भर करता है सरकार पर भी। माननीय न्यायालय पे है, न्यायालय पे भी है, सरकार का भी बहुत बड़ा रोल हम लोगों ने देखा है। आजम खान नहीं आ पाए थे विधान परिषद में वोट करने वाले। तो आप देखें तो अगर देखा जाए तो तीन विधायक आपके ऐसे कम है। और जब आप पहला और दूसरा जब आप कैंडिडेट को प्रथम वरीयता देते हैं तो सिर्फ 37 के 37 आप नहीं देते हैं, आप 1-2 बढ़ाते हैं। 37 की जगह आप उसको 39 करेंगे, 38 करेंगे। तो ऐसे में 2 से 4 और वोट आपको अपने 2 लोगों को जिताने के लिए प्रथम वरीयता के देने होंगे। तो कुछ भी माना जाए तो कम से कम 6 वोट ऐसे हो रहे हैं कि आपको अरेंज करने होंगे। ये मैं आपको, चूंकि मैंने गणित इसका समझा इसलिए मैं आपसे इस बात की चर्चा कर रहा हूं। अब ये बताइए 6 वोट अगर आपके कम होते हैं प्रथम वरीयता में तो आप तीसरा सीट नहीं निकाल पाएंगे और दूसरी वरीयता में आप कहीं नहीं टिकेंगे क्योंकि उनके पास 288 है और आपके पास 108 के आसपास हो। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए आपका आंकड़ा कैसे आएगा और आप क्यों नहीं हार जाए? पल्लवी पटेल को भी जोड़ लीजिए, वो सपा की पल्लवी पटेल तो फिर भी मान ले, इसलिए मान ले पल्लवी पटेल इसलिए मान ले क्योंकि पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो बच्चन और रंजन को नहीं करेंगी, लेकिन पल्लवी पटेल हो सकता है रामजी लाल सुमन के कोटे में चली जाए, तो वो हम मान सकते हैं। और जिस तरीके से कल का उनका बयान है कि बड़े भाई हैं, कुछ ना कुछ पैचअप हुआ है, लेकिन बाकी जो हम बात कर रहे हैं वो तो शुद्ध रूप से आंकड़ों पे है। आप बताइए आप कहां से लाएंगे? क्या अपने पुराने साथियों से को वापस लाएंगे? देखिए अभिषेक जी, भी आपने आंकड़े और मैथमेटिक्स की बात की, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, पहले तो मैं आरएलडी की बात करना चाहता हूँ। सर पहले इस आंकड़े पर आप बता दीजिए। आंकड़े पे मैं आप कहां से आएंगे? आंकड़े पे मैं कह रहा हूँ, आरएलडी की बात में, आरएलडी के 9 विधायकों की मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखिए मैं ये नहीं कहना चाह, लेकिन उन लोगों की समाजवादी पार्टी में आस्था है, आदरणीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास है, इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर देखते हुए बहुत से ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। और अभी आपने मैथमेटिक्स की बात कही, मैथमेटिक्स में 7 बड़ा होता है, 2 बड़ा नहीं होता। और पार्टियां सम्मान चाहती हैं, और समाजवादी पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सम्मान देखती हैं कि हमारी सम्मान तब मिलता है कि मैं नंबर ऑफ टिकट्स हमको कौन पार्टी ज्यादा दे रही, सम्मान उससे होता है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आप निगाह जो है, हाँ, नहीं, मेरी निगाह नहीं है, वो लोग समाजवादी पार्टी में आते हैं, अखिलेश यादव जी में विश्वास रखने वाले लोग। चलिए नहीं से और ऐसे सुभाषपा के भी लोग बैठे हैं ना, आपके विधायक अखिलेश जी में उनकी आस्था है तो टूट जाएंगे वो। अभिषेक जी, जो पार्टी का नेता एक तो ऐसा है नहीं, अगर ये कहा जाए कि कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हमारी पार्टी से विधायक हुआ है, जो आपका सिंबल नहीं लेके लड़ना चाहता, उसको उसके बारे में आप संशय कर रहे हो। जो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे लड़ा, चौधरी जयंत सिंह जी की तस्वीर के साथ लड़ा, उनके नाम पर चुनाव जीता, और वो जाकर के रोज वहां बैठ रहे हैं, उनके साथ जो है हर फैसले में शामिल हैं, उनके बारे में इस तरह की अफवाहों
का कोई जवाब तो होता नहीं, अफवाह कोई भी फैलाता रहे, दीपक जी का अपना ख्याली पुलाव है, पकाते रहे, उस बात में कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल आप ये देखिए हमारे विधायक इन पर, अच्छा दूसरे हमारे विधायक चौधरी साहब के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे, उन पर कोई ना मैं सफाई देना चाहता हूँ, हमारे विधायक बहुत मजबूत है, सबकी नजरें और कह रही हैं। अब नजर तो कोई कहीं लगाए रहो, नजर का तो कोई जवाब मैं दे नहीं सकता भाई। आप दिन में सपने देख रहे हो, मैं कहा उसमें आपको जवाब दे दूं? आप सपने देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उसको और दूसरी चीज बात भी आप भी वो बात उस पर बहस कर लो। अरे पहले ये तो देखिए कि स्कूटनी हो जाने दीजिए। उत्कर्ष जी बैठे हैं, जब तक स्कूटनी ना हो जाए, पत्रों की जांच ना हो जाए, तब तक हम बेकार सूत का कपाल चढ़ाए जब उम्मीदवारी आ जाए तो क्या ये भी संभावना नहीं, आप पहले हो जाने दीजिए, क्या जो स्कूटनी हो जाए उसके बाद फिर हम लोग इस पर बहस कर ले। इससे तो लग रहा है कि आप थोड़े सशंकित हैं। नहीं, हम काहे को सशंकित हैं? हमने तो बताया कि निर्वाचन आयोग का भी काम कर लेना। अभिषेक जी, अभी आज हम लोग डिबेट में बैठे हैं, आपके करोड़ों लोग व्यूअर देख रहे होंगे इसको, और हम 4 लोग बैठे हैं, उसमें आदरणीय आरएलडी के प्रवक्ता जी असहज महसूस कर रहे हैं कि हम क्या कहें क्या ना कहें, किसानों के पक्ष में कहें, सत्ता पक्ष के फेवर में कहें, क्या कहें। तो समझिए कि जो 9 विधायक हैं अपने क्षेत्र में पिछले कई सालों से झंडा उठाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, उनके सिद्धांतों के खिलाफ, किसानों के लिए, जाट समाज के लिए, सबके लिए जो है, क्योंकि झंडा ये लोग जरूर उठाए रहे इतने साल से, समाजवादी पार्टी भी साथ थी, सब लोग साथ में मिल करके किसानों की आवाज उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कान पे जू नहीं रहेगा। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह करके जा रहा हूं, जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो किसानों की जो मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी होंगी। चलिए, वो तो जब आपकी सरकार आएगी तो आएगी, लेकिन अभी तो हमारी चर्चा है, हमारी तो चर्चा राज्यसभा में आपकी जीत को। मैंने आपको आपने आंकड़ा बताया जी, आपके लोग दूसरे दलों में हैं। समाजवादी पार्टी का एक विधायक पूरी तरीके से फुली इंटैक्ट है, और हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि जब जेल से आदमी चुनाव लड़ करके जीत सकता है, हार सकता है, तो जो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है वो आकर के वोट को नहीं वो कर सकता है, पोस्ट कर सकता है अपना वोट। तो इसके लिए हम लोग गुहार लगाएंगे माननीय। जी, आपको लगता है इतना आसान है समाजवादी पार्टी के लिए अपनी तीसरी सीट जीत लेना? देखिए, आसान तो वर्तमान राजनीति, मैंने कहा ना कि अगर बीजेपी के रणनीतिकारों ने 8वां उम्मीदवार उतारा है तो हवा में नहीं उतारा है, तो इतना आसान तो नहीं। और उतारा किसको है ये भी उतारा किसको भी है वो भी सबको मालूम है, कुछ कहने की बात नहीं है। वो सपा से ही आए थे और कोषाध्यक्ष थे, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, सब कुछ है उनके पास, साम दाम दंड भेद सब कुछ है उनके पास। लेकिन अगर ये चुनाव अखिलेश यादव और दीपक जी का कॉन्फिडेंस जिस तरह से बोल रहा है, अगर ये तीनों जिता ले जाते हैं तो क्या जो राजनीतिक परिदृश्य बनेगा, जो संदेश बनेगा, बीजेपी के रणनीतिकारों ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। यानी कि अगर जीत गए तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका होगा। मैसेज तो बहुत स्पष्ट है ना, उसमें कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है कि भाई आपने 8वां उतारा और पार्टी के सिंबल पे उतारा। कई बार ऐसा होता है कि निर्दलीय उतार दिया जाता है, हमने देखा 2015-16 के आसपास इतिहास भी है गुजरात में। आप देखिए, बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा करके भी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे अहमद पटेल तो नहीं हरा पाई, जबकि उसने पूरी ताकत लगाई। तो ये तो खेल उसी दिन खुलेगा, और जब भी ये खुलेगा लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश देगा जाएगा, चाहे इनके पक्ष में जाए चाहे उनके। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हार जाती है 8वीं सीट तो बीजेपी की बड़ी भत पिटेगी और इलेक्शन के पहले बड़ी हार हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर सपा हार गई तब तो भी, और अगर सपा हार गई तो अपनी जगह पे आप ये इमेजिन करके देखिए कि आरएलडी को भी छोड़ दीजिए, राजभर को भी छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के अगर एक भी विधायक ने डिफेक्ट कर दिया तो बहुत इंप्रेसिंग सिचुएशन इनके लिए होने वाली। खतरा है समाजवादी पार्टी के विधायक ही टूट जाए। ठीक है, वो मैंने कहा ना कि हम राज्यसभा के चुनाव पे जब पर्चे की जांच हो जाएगी, स्क्रूटनी हो जाएगी, तभी बोलेंगे। उसके पहले राज्यसभा के चुनाव पे पीछे कोई मतलब कोई वो ठीक है, ये विधानमंडल दल का काम है, नेता का काम है। विधानमंडल दल तय करेगा, नेता उस पर अपनी सहमति देगा, तो उनका जो अधिकार है उसमें हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? जब वो कह देंगे तो हम बोल देंगे।
अभी तो हमने कहा ना कि कोल्हू तो अभी गड़ा नहीं और गांव उजाड़ने वाली बात हो रही है, तो वो ठीक नहीं है। हो जाने दीजिए, उम्मीदवारी हो जाने दीजिए, फिर बात। तो इस तरह से तो अनिल भाई, अगर ये इस मुहावरे का प्रयोग करें और आपके ही पुराने स्टेटमेंट, तो आपने ये कहा कि अभी हम एनडीए में जाने की बात कही है, गए नहीं। तो हम अभी कहाँ गए? तो उन संभावना, हमारे यहाँ राय आई है, हमारे यहाँ सबकी राय आ गई। ये भी संभावना है कि वो फैसला ना हो, बदले। हमने कहा कि हमारे यहाँ ये तय हो गया कि हम एनडीए में जा रहे हैं, अभी गए नहीं है। अच्छा, उसके अभी गए नहीं है, वो भी तो होने दीजिए। जो हर चीज की औपचारिकताएं हैं, हर चीज की वो का तरीका है, अब हम लोग बैठ करके पहले अनाउंस कर दें, तो जब आने दीजिए। वो विधानमंडल दल का फैसला है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, उनको करने दीजिए। जब उम्मीदवारी आ जाएगी कि भाई पर्चे जांच हो गई, ये उम्मीदवार हैं 8 उम्मीदवार, फिर हम बता देंगे कि हम किसके साथ खड़े हैं। चलिए, लेकिन एक और बात ये कि एक ट्रेंड इस वक्त दिखाई दे रहा है पूरे देश में। ट्रेंड ऐसा कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, वहां वहां एनडीए, इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन को झटके देते जा रही है। पूर्वांचल से शुरू हुआ बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इंडिया ब्लॉक के जितने भी राज्य में बड़े बड़े छत्रप हैं उनको भी कमजोर कर दे रही। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का खत आ गया, और जो खत आया वो अपने आप में एक, जिसे कहते हैं कि चिट्ठी बम था, और उसने अचानक से समाजवादी पार्टी के लोगों को भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि अचानक से उन्होंने पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, सब पर सीधे सीधे सवाल उठा दिए, महासचिवों पर और शीर्ष नेतृत्व तक पर, शीर्षतम नेताओं ने तक की उन्होंने बात कर दी। तो अब क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के भी दिन समाजवादी पार्टी के भीतर पूरे हो चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल उठ करके खड़ा हो रहा है। और सपा, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल, इन दोनों की जोड़ी भी इस वक्त सपा की सियासत के भीतर अच्छा खासा हंगामा क्रिएट किए हुए। तो आपसे सवाल है दीपक जी, सवाल तो ये है कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोगों ने उनकी राय रखने नहीं दी, या रखा तो उनकी राय को आप लोगों ने उनकी निजी राय बता दिया, ये उनको बहुत दर्द है। दूसरी बात ये कि भाई उनका कहना है कि मैं भी बड़ा नेता हूं, और मेरे स्तर का कोई नेता जब मेरी बात को काट देता है तो किस हैसियत से कहता है कि ये मेरी निजी राय है और ये उनकी पार्टी की राय है। दूसरी बात, उन्होंने जितनी बातें कही उसको लेकर के अखिलेश यादव कभी जिसे कहते हैं सीरियस नहीं हुए, जो उन्होंने राय दी। तो ये दिख नहीं रहा कि जिस मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव ने 2022 में अपना कोलिशन बनाया था ओबीसी को लेकर के, वो तो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव जो है जातिगत जनगणना की बात समाजवादी पार्टी लगातार उठाती रही है, और इवन हमारी जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस पार्टी, उसने भी अब जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस की बात, तो हम तो लगातार कहते हैं कि कास्ट सेंसस करा लीजिए भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यही सारी चीजें तो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की थी। और देखिए, समाजवादी पार्टी की इसमें कहां से गलती? समाजवादी पार्टी ने सभी को साथ लिया, सभी को साथ जोड़ा, सभी को सम्मान दिया, चाहे वो कोई भी, हमें नहीं लगता। तो आखिर क्यों बिफर पड़े? क्या आपको लगता है कि उनकी जो बिटिया हैं संघमित्रा मौर्य, वो बीजेपी से हैं, बीजेपी से चुनाव भी लड़ सकती हैं, बदायूं में आपके बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, तो कुछ तो समीकरण गड़बड़ हुआ है। देखिए अभिषेक जी, जब आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे उस टाइम भी उनकी बेटी जो है बदायूं से सांसद थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी ने तो कभी उनसे नहीं कहा कि आप अलग हो जाइए या बीजेपी छोड़ दीजिए। अब ये तो उनकी स्वेच्छा, उनके विवेक पे डिपेंड करता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहती हैं या वो समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन एक सवाल तो ये भी ये चर्चा में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद के अचानक चिट्ठी बम के पीछे आपका एक टिकट है, जो उनके पूर्व दामाद डॉक्टर नवल किशोर मौर्य नवल किशोर शाक्य को मिला है, और इस बात को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य काफी नाराज हैं। तो ऐसे में क्या बड़ी लड़ाई के भीतर व्यक्तिगत गुणागणित ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं पार्टी में? तो फिर लड़ाई कैसे होगी, क्योंकि ये तो पिछड़ों की बात है। देखिए, जो डॉक्टर नवल शाक्य जी को वहां से टिकट दिया गया है, वो बड़े बुद्धिजीवी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और उनकी वहां पर अपने समाज में और उनकी अपने क्षेत्र में बड़ी लोकप्रियता है, जिसको देखते हुए उनको वहां पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। तो वहां पर भी तो पीडीए लागू हुआ,
भाई शाकिर जी और इनके ठीक है, सही नहीं, है आप कि लोगों ने कहीं ना कहीं, कहने का मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाराज कर दिया, जानबूझ करके नाराज कर दिया अपने उस ओबीसी नेता को, जो कि आपका पोस्टर बॉय था 2022 के चुनाव। देखिए, समाजवादी पार्टी, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी किसी को नाराज नहीं करते। आप उनका कोई स्टेटमेंट, कोई उनका पुराना आप कोई वक्तव्य बता दीजिए कि जिसमें उन्होंने अपने घटक दल को कहीं से नाराज करने का काम किया। तो जितने तीखे उनके बयान आए हैं, आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में अब बने देखिए, रहेंगे? ये तो मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, हमने कहा ना लोकतंत्र, उन्होंने अपनी बात कह दी। अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला करके उनसे क्या बात करते हैं, इस पे क्या स्टैंड लेते हैं, ये तो आपको क्या लग रहा है? ये जो राम गोविंद चौधरी, अब आपसे सवाल मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, मेरा सवाल अब आपसे है कि आपने देखी पूरी पॉलिटिक्स, आपको क्या लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों के मेहमान है पार्टी में, या फिर वो इसी तरीके से अभी कैरी ऑन करेंगे पार्टी में और उनकी बात सुनी जाएगी और उनको बना लिया जाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन सवालों को लेके ये चिट्ठी लिखी है, खासतौर पे जिनके लिए विवाद हुए, धर्म पर आधारित टिप्पणियां जो रही, जिसके वजह से तमाम कुछ लोगों ने उनके ऊपर इनाम भी रख दिया, मारपीट भी हुई, और उनका दर्द ये है कि पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी हुई एज ए पार्टी। ऐसे में बहुत आसान नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य का टिके रह पाना समाजवादी पार्टी में। लेकिन हाँ, जब राम गोविंद चौधरी जी की चिट्ठी गई तो ये जरूर लगा कि शायद इस मामले, क्योंकि राम गोविंद चौधरी इतने पुराने नेता हैं और हमने उनको देखा है, वो कभी भी अपने शीर्ष नेतृत्व की मर्जी के खिलाफ कभी इस तरह से कुछ करते उनको देखा नहीं। तो क्या ऐसा है कि वो एक चैनल चलाया गया और जिसके बाद फिर मामला सबसाइड करने की कोशिश की गई? क्योंकि राजनीति में जितनी चीजें सामने होती है, पर्दे के पीछे उससे ज्यादा चीजें होती रहती हैं। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का ठिकाना क्या होगा? सवाल यही तो है। राजनीतिक व्यक्ति का और एक प्रखर राजनीतिक व्यक्ति का ठिकाना क्या होगा, इसके बारे में भी विचार किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी वो ठिकाना होगी, या क्या कांग्रेस वो ठिकाना होगी, या क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल और इस तरह के लोग कुछ मिलके एक नया करेंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो कुल राजनीति के खिलाफ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति रही है। एक बार जाके लौट भी आए हैं इसी असहजता की वजह से। तो मामला हल होगा, कैसे होगा, आपको लगता है वो टिकेंगे, टिक सकते? फिलहाल उनके पास संभावना है टिक। लेकिन मुझे तो लगता है कि चूंकि अब उनके लिए उनकी बेटी का चुनाव बड़ा अहम होगा और कहीं ना कहीं प्रायोरिटी उनकी अब उनकी बेटी के साथ साथ बेटा एक दूसरा फैक्टर, इसको भी जोड़िए। वो लगातार कोशिश करते रहे अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की, तमाम चुनाव भी लड़वाए, दुर्भाग्य से उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो भी कदम होगा वो अपने बेटे के टिकट को लेके होगा। हाँ, इसका मतलब दबाव और नेगोशिएशन की पॉलिटिक्स है। चलिए, अब हम बिल्कुल आखिरी चरण में है, लेकिन आपसे एक सवाल है, मैं उस पर और भी टिप्पणियां ले लूंगा। वो सवाल ये है कि चौधरी जयंत सिंह जब राज्यसभा गए तो समाजवादी पार्टी के दम पर गए। अब जब वो एनडीए जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो नए तरीके से राज्यसभा में जाएंगे, वो अपनी पुरानी सीट छोड़ेंगे, यानी जिसके दम पर गए हैं वो छोड़ेंगे और बिल्कुल नए कलेवर में नए तरीके से जिसके साथ जा रहे हैं उनके साथ जाएंगे? देखो, अब से चौधरी जयंत सिंह समाजवादी पार्टी के समर्थन से गए, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर गए। विधायक तो सारे सपा के नहीं, क्या 9 हमारे विधायक नहीं थे क्या? या विधानसभा के चुनाव में 111 जीत के आए, उसमें क्या हमारा योगदान नहीं है क्या? हम 33 पे तो लड़े, बाकी भी तो हमने आपको सपोर्ट किया। अब इन बातों को लेकर के अगर यहाँ बहस करने वाले, विधान परिषद के आपके सदस्य जीते, उसमें हमारे लोग वोट नहीं दिए थे क्या? ये चर्चा का विषय नहीं है भाई। हमने आपको दिया, आपने हमें समर्थन दिया, दोनों लोगों ने एक दूसरे से किया। जो बीत गया वो बीत गया। अब उस बात का आपने हमें मत दिया, हमने आपको मत दिया, अब वो बात खत्म हो गई। जो है, अब हम जो फैसला लेने जा रहे हैं वो आगे बताएंगे, जो भी होगा। एक फैसला लेने जा रहे हैं तो एक चीज और लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कितने पे डील हुआ है अभी तक? जो हमारी डील केवल है कि किसान का उत्थान, किसान का मान, किसान का स्वाभिमान, किसान की आय, यही मुद्दे हमारे हैं। हम और कोई डील नहीं। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, बात तो ये मैं भी कह रहा हूँ अनिल दुबे भाई साहब से
कि आप इन्हीं मुद्दों पे आप उनसे बात करिए। टिकट तो अगर ये आपने दिला दिया सम्मान तो हम लोग सारी पिछली बातें भूल जाएंगे, किसने क्या कहा था, किसने क्या नहीं। अभी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वही लड़ाई आप भी लड़। बात तो विश्वास की है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सरकार एमएसपी देंगे, ये भी कह रहे हैं कि देंगे। अनिल भाई साहब का भी ये कहना है कि इसी मुद्दे के ऊपर जो तो सवाल ये नेता का मान सम्मान उत्कर्ष जी नहीं कर पाए, जो उनको भारत रत्न जो उनको पहले देना वो नहीं दे पाए। राज्यसभा में चौधरी जयंत सिंह से कह रहे हैं आप उधर चले जाओ, वो खुद ही कह रहे हैं आप उधर चले जाओ। कांग्रेस के लोग राज्यसभा में इस तरह की बात कर रहे थे। अब उसके बाद भी जो है जमानत वो देखा जाए क्या? फिर तो 2015 में चले जाना चाहिए था, फिर तो 2015 में चलना चाहिए था, क्योंकि 2014 के बाद से यूपीए में तो सरकार है नहीं, यूपीए की सरकार हिंदुस्तान में, और सरकार भारत रत्न देने का अधिकार केंद्र की सरकार को है। तो 2015 से लेकर के लगातार 2014 से लेकर के लगातार 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी टाइम निर्णय ले लेना चाहिए था। और सुनिए आप ऐसी चीजें करके आप कहीं ना कहीं चौधरी साहब के मान सम्मान को आप कम कर रहे हैं। आप केंद्र की सरकार में नहीं थे, वो डिजर्व करते हैं, नहीं वो डिजर्व करते थे, हमारी उनके डिजर्वेशन की वजह से उनको मिला है भारत रत्न। और अगर उस पे अगर आप जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उनका अनिल भाई कहीं ना कहीं चौधरी साहब के कम कर रहे हैं। चौधरी साहब को असली सम्मान तब होगा जब किसानों की आय दुगनी हो जाए, उनको एमएसपी उनका निर्धारित हो जाए। जो इतने लोगों की शहादत हुई है उनके घर वालों को, परिवार वालों को नौकरी मिल जाए, जिनके ऊपर थार गाड़ी चढ़ी, जिस केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी चढ़ाई वो उस जेल के पीछे हो, उन सब मुद्दों पे है उनकी। आप तो वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार तो वही कह रहा हूँ कि ज्वाइनिंग से पहले ये शर्त आप रख दीजिए, ये शर्त आप रख दीजिए। कांग्रेस ने ये शर्त आप के सम्मान पर राजनीति राज्यसभा में की, आप कांग्रेस की बात का समर्थन करते हैं? अरे तो आप भी तो थे, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, तो थे अभी राज्यसभा में आप भी तो थे, अभी राज्यसभा तो कह रहे हैं राज्यसभा में कहावत है कांग्रेस के सदस्यों ने अनिल भाई, कहावत है काल करे सो आज का राज करे सो अब 14 में निर्णय ले लेना चाहिए था। वो जो अभी 22 उसको समाजवादी पार्टी ने कहा से जो है आपके सम्मान में, आरएलडी के सम्मान में कमी की, लेकिन अभी भी हमको पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय चौधरी जी अपने विवेक से काम लेंगे और इंडिया को मजबूत करेंगे। चलिए अब आप विश्वास रखिए, लेकिन इसकी उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, और मुझे लगता है पैनल बैठे हुए किसी को विश्वास नहीं होगा। अभिषेक जी आधे मिनट में और आपका लूंगा। पार्टी संगठन से होती है और संगठन विधायक चुनते हैं, हमको इनके विधायकों पे पूर्ण विश्वास है। हाँ, अभी तो उनको वोट भी चाहिए, आपको इसके विश्वास तो आप रखेंगे। वोट बात वोट की नहीं है, बात ये बात जिम्मेदारी की है। और अगर ये पश्चिम चलिए बिल्कुल आखिरी कमेंट के तौर पर